अब आ रही है आवाज मेरी? आई थिंक अब आ रही है सबको। ठीक है। हाँ तो सॉरी फॉर बीइंग लेट, एक्चुअली कुछ टेक्निकल एरर आ रहा था उसकी वजह से। हाँ, तो इशू आ रहा था। अब आई थिंक सब लोग सुन पा रहे होंगे। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। अभी बस 2-3 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। हाँ, 4:25 पर स्टार्ट कर दूंगा मैं। थोड़ा लेट हुआ है सेशन, बट मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा छोटा सा सेशन लूंगा। आज डाउट्स वगैरह भी कम ही शायद लूंगा या ना ही लूँ, मुझे इसके बाद, क्योंकि सेशन के बाद बाहर भी जाना है। हाँ, हाँ, कहाँ लगा है? आप अपनी तरफ। हेलो हेलो। अभी भी आवाज नहीं आ रही है? कुछ लोग बोल रहे हैं। अब तो आनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर सबको आवाज आ रही है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सो कल मार्कशीट आई है यूपीपीसीएस की। तो मैंने शेयर भी की थी दोनों मार्कशीट चैनल पर, 2022 की भी और 2023 की भी। 2022 में जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा कि मैं नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुआ था पिछले 2022 में। और अब मेरी एसडीएम में रैंक 1 नहीं है, तो थोड़ा मार्कशीट को लेकर भी सब लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि इसका बताना। थोड़ा पेपर 6 की स्ट्रेटजी में शेयर करूंगा, और अपने बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स का भी थोड़ा एनालिसिस में करके बताऊंगा। हाँ, आवाज सबको आ रही है? अब मैसेजेस मत कीजिए आप। जिसको नहीं आ रही है वो एक बार अपना इंटरनेट चेक कर लेना। अब सबको आवाज आ रही है, मुझे भी यहाँ से शो हो रहा है, तो आवाज आ रही है। ठीक है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स का स्कोर का मैं एनालिसिस आपको बताता हूँ। लास्ट ईयर की प्रीलिम्स की मार्कशीट एक्चुअली मुझे नहीं मिल पाई थी, बट मेरे 116 या 117 नंबर थे लास्ट ईयर प्रीलिम्स में। कट ऑफ आई थिंक 115 के आसपास गई थी, है ना। और इस साल मेरे आए हैं प्रीलिम्स में 134 नंबर। तो लगभग 17 नंबर का जंप मैंने प्रीलिम्स में, GS1 के पेपर में जो प्रीलिम्स का होता है जीएस वाला, उसमें लिया है। इसका एक मैं बताऊंगा जो प्रीलिम्स से मेरे मार्क्स बढ़े लास्ट ईयर। एक्चुअली मैंने प्रीलिम्स में केवल यूपीएससी वाला ही चीजें पढ़ी थी, केवल यूपीएससी की चीजें पढ़ी थी। जो यूपीएससी के प्रीलिम्स की मैं तैयारी करता था, केवल वो पढ़ा था। उसके अलावा जो मैंने पढ़ा था, ई दृष्टि पढ़ी थी लास्ट ईयर भी 2022 वाले में, है ना। तो 2022 में मैंने यूपीएससी का कंटेंट और केवल ई दृष्टि से प्रीलिम्स करा था, और मेरे 117 नंबर बने थे। बिल्कुल बॉर्डर पर प्रीलिम्स मेरा क्रॉस हुआ था उस साल। मतलब यही अनसर्टेनिटी चल रही थी मेरे दिमाग में कि प्रीलिम्स क्लियर होना है या नहीं होना है, क्योंकि जो आंसर की आती है आयोग की, उसमें काफी डिफरेंस आता है। कुछ आंसर गलत देकर रखते हैं, कुछ क्वेश्चन ही गलत होते हैं पेपर में, डिस्प्यूट रहता है एंड तक। तो थोड़ा वो डिस्टर्बेंस था। लेकिन इस बार मेरे 134 मार्क्स आए थे, है ना। मेरे लगभग 100 नेट करेक्ट क्वेश्चन बने थे प्रीलिम्स में। मैंने 140 अटेम्प्ट किए थे। कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि कितने अटेम्प्ट किए थे आपने।
मैंने 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे इस बार, और मेरे 110 क्वेश्चन ठीक थे और 30 क्वेश्चन गलत थे। उसके आसपास मेरा 134 का स्कोर बना था। तो इस बार भी श्योर था कि प्रीलिम्स क्लियर होना ही है। हालांकि कट ऑफ इस बार काफी हाई गया है, 125 का कट ऑफ गया है। वो रीजन इसका ये हो सकता है कि सीट्स कम थी इस बार, वैकेंसी काफी कम आई थी, वन ऑफ द लोएस्ट वैकेंसीज थी, तो इसलिए कट ऑफ थोड़ा कम गया होगा, मतलब हाई गया होगा, सॉरी। तो मेरे 134 मार्क्स थे इस बार। तो इस बार क्या हुआ कि मैंने नेक्स्ट डे से ही अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दी थी। मैं श्योर था कि इस बार प्रीलिम्स होना ही है, 134 मार्क्स मतलब इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, है ना। तो ये मेरा अप्रोच प्रीलिम्स के लिए था, GS1 के लिए। और सी सेट में भी मेरे इस बार 133 मार्क्स आए हैं। लास्ट ईयर भी लगभग इतने ही गए थे मेरे, 135 136 नंबर गए थे। तो सी सेट में भी आपको पेपर पूरा करना है, मतलब 2 घंटे बैठकर पूरा पेपर करो, उसमें मतलब आपको आराम से कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। आप इसमें भी देखिए मेरे कट ऑफ से डबल नंबर है, 66 का कट ऑफ जाता है, उससे लगभग डबल से भी डबल नंबर है यहाँ सी सेट में भी। तो सी सेट भी आपको लाइटली नहीं लेना है, मतलब जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा मार्क्स लाने हैं, बट आप इजीली 80 to 90 की रेंज में रहने चाहिए सी सेट में भी। वरना सी सेट में भी वही सर दर्द रहता है कि होने होगा या नहीं होगा, फिर आंसर्स पर लड़ते रहते हैं, इसका आंसर ये होगा, उसका आंसर ये होगा। तो सी सेट में भी आपको सेफ रहना है बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मेंस पर, जो असली मतलब मार्कशीट का एनालिसिस जो मुझे करना था। मेंस का मैं बताता हूँ। मैंने हिंदी में, सॉरी मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था, आई थिंक। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। मेंस में ये था कि हिंदी में मेरे लास्ट ईयर 77 मार्क्स थे, और इस बार मेरे मार्क्स आए हैं 93। ठीक है। 77 मार्क्स लास्ट ईयर मेरे बिना पढ़े आए थे हिंदी में। मैंने हिंदी का पेपर ही वहां जाकर देखा था उस दिन, एक दिन मुझे मिला था, एक दिन में मैं कुछ नहीं कर पाया था उस हिंदी के पेपर में, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा यूपीएससी का भी मेंस था, और यूपीएससी के मेंस के जस्ट एक दिन बाद पीसीएस का मेंस था। 2022 में ऐसा हुआ था मेरे साथ, है ना। तो मैं पीसीएस की तैयारी ही नहीं कर पाया था उस बार। एक दिन मुझे मिला था, और उसमें ही मैंने अपनी जो पीसीएस मेंस की तैयारी थी उसमें ही की थी, बस थोड़ी बहुत हिंदी मैंने पढ़ी नहीं थी, तो मेरे 77 मार्क्स आए थे। बट इस बार हिंदी पर थोड़ा मैंने फोकस किया था। हिंदी में मैंने ऐसे किया था कि जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसको यूथ पब्लिकेशन की बुक से किया था, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही मैंने किए थे, है ना। और ग्रामर में भी कुछ चीजें होती है जो डिफिकल्ट आती है, विलोम शब्द है, कुछ वाक्यांश है जो डिफिकल्ट होते हैं, केवल उनको लिख लिया था, अपने नोट्स बनाए थे, और उन नोट्स को ही मैं रिवाइज करता था बाद में। एक बार यूथ पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी, उसमें जो डिफिकल्ट जो जो चीजें लग रही थी मुझे, विलोम शब्द है, मुहावरे है, वाक्यांश आते हैं, उपसर्ग प्रत्यय आते हैं, एक और स्पेलिंग मिस्टेक वाले आते हैं कि स्पेलिंग इसकी ठीक है गलत है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे वो, मैंने मतलब ग्रामर वाला पोर्शन ऐसे किया था। और इसका फॉर्मेट भी बनाया था मैंने। क्या कहते हैं जो लेटर होते हैं ना, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञाप, इनका फॉर्मेट भी मैंने बना लिया था। मैं इंग्लिश मीडियम से ही था, तो मुझे हिंदी में थोड़ी इश्यूज तो फेस हुए थे इस बार। बट हिंदी में मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 15 दिन भी दे देंगे ना, तो 100+ मार्क्स इजिली आ जाएंगे। मेरे बहुत कम एफर्ट्स में 93 मार्क्स आए, और बिलीव मी मेरी हिंदी बहुत वीक थी, है ना। तो हिंदी में थोड़ा आप, जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं स्पेशली, तो थोड़े से भी आप एफर्ट्स लगाएंगे तो हिंदी में आराम से स्कोर पा जाएंगे। थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस करो, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है हिंदी के पेपर में, और आराम से पेपर को सोल्व करो। जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत टाइम होता है हिंदी के पेपर में, लगभग 1-1.5 घंटे में पेपर पूरा हो जाता है वो, उसके बाद फ्री ही रहते हैं, ठीक है। तो हिंदी के पेपर के लिए था। एसए का मैं बताता हूँ। एसए में मेरे 73 to 83 आए हैं इस बार मार्क्स। पहली पिछली बार 73 थे, इस बार 83 थे, तो 10 मार्क्स का गेन मुझे इस बार एसए में भी हुआ है। एसए का थोड़ा ये है कि इस बार जनरली मार्क्स भी कम मिले हैं लोगों को एसए में, और इंग्लिश मीडियम का ये देखा गया है कि 2 साल से मतलब मार्क्स कम आ रहे हैं। 73 भी मेरे कम थे, 83 भी मुझे कम लगे एसए में। एसए मेरे बहुत अच्छे लिख के गए थे। बट ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम में कमी सबके आ रहे हैं, कुछ लोगों के मैंने देखे हैं 104 मार्क्स भी हैं, 93 मार्क्स भी हैं। तो ऐसे में इंग्लिश वालों के भी अच्छे हैं। हो सकता है कि मेरे ऐसे मतलब खराब लिखे गए हो, एग्जामिनर को ना पसंद आए हो, तो ये हो सकती है पॉसिबिलिटी। ऐसी कुछ स्ट्रेटजी मतलब मैंने जो ऐसे में ली थी स्ट्रेटजी, मैं कई बार बता भी चुका हूँ। ये 3 तरह के ऐसे मैंने लिखे थे, एक फैक्चुअल लिखा था, एक फिलोसफिकल और फैक्चुअल का मिक्स, है ना। तो 3 तरह के ऐसे मैंने लिखे थे। ऐसे इंट्रोडक्शन भी तीनों का अलग अलग तरीके से स्टार्ट किया था। किसी में स्टोरी से किया था, किसी में कोट से किया था, किसी में फैक्ट से किया था।
है ना। एस्से में मेनली ये रहता है कि एस्से में आपको एक फ्लो बनाना रहना चाहिए, कोहेरेंसी होनी चाहिए एस्से में, कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। पूरे एस्से में एक फ्लो बना रहना चाहिए, बोरिंग नहीं लगना चाहिए। एक स्टोरी होती है ना, जैसे धीरे 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 प्रोग्रेस करती है वो स्टोरी, इसी तरह से आपको एस्से में इम्प्रूव करना है ना। तो फ्लो बना रहना चाहिए, कोहेरेंसी होनी चाहिए, और डायमेंशंस भी लगभग सारी कवर होनी चाहिए एस्से में। जो फैक्चुअल आप एस्से लिख रहे हैं उसमें भी आप डायमेंशंस दूसरी भी कवर करना। और मैंने एग्रीकल्चर वाला लिखा था, उस पर मैंने फैक्चुअल टाइप का ही एस्से था वो बिल्कुल। एक G20 पर मैंने एस्से लिखा था, और एक एस्से मैंने लिखा था मेल्टिंग ग्लेशियर पर। G20 वाला मैंने थोड़ा फिलोसफिकल टाइप का लिखा था, मेल्टिंग ग्लेशियर वाला मिक्स लिखा था, एग्रीकल्चर वाला फैक्चुअल लिखा था। ठीक है, ये तो एस्से का अप्रोच था मेरा एस्से में। और तो कुछ नहीं, बाकी मीडियम के लिए भी लोग के डाउट्स आ रहे थे कि कौन से मीडियम में लिखे। जिस मीडियम में आप कंफर्टेबल है उसमें ही लिखो। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वालों के एस्से में लगातार कम ही मार्क्स आ रहे हैं, अच्छे भी आते हैं, लगातार 2 साल से अच्छे भी आए हैं। इन जनरल कम आ रहे हैं, जो एवरेज है वो कम है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मार्क्स नहीं आ रहे। ऐसे आप अच्छा लिखेंगे, एग्जामिनर को पसंद आएगा तो मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, इसके बाद GS1 पर आ जाता हूँ मैं। GS1 में लास्ट ईयर मेरे 89 मार्क्स थे, काफी कम थे मेरे उम्मीद के मुताबिक लास्ट ईयर। इस बार मेरे 104 नंबर आए हैं, ठीक ठाक मार्क्स आए हैं, जैसे मेरा पेपर गया था उस हिसाब से मैं सेटिस्फाइड हूँ GS1 के मार्क्स से। क्योंकि कम ही पढ़ पाया था मैं GS1 2 3 4 भी। इस बार मतलब मैं ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया था अपनी ट्रेनिंग की वजह से ना, नायब तहसीलदार वाली ट्रेनिंग थी मेरी। तो 104 मार्क्स से ठीक थे, ओवरऑल सेटिस्फाइड था मैं। इंप्रूवमेंट मैंने इस साल ये किया था कि ज्योग्राफी में थोड़े डायग्राम्स वगैरह पर ज्यादा फोकस किया था मैंने। मैं डायग्राम्स नहीं बनाता था पहले, तो ज्योग्राफी में मैंने डायग्राम्स बनाए थे, मैप्स बनाए थे। ऐसे ही आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चंस थे, उसमें भी मैंने डायग्राम्स वगैरह बनाए थे। और सोसाइटी के क्वेश्चंस में खूब सारे एग्जांपल्स लिखे थे। तो लास्ट ईयर से यही इंप्रूवमेंट मैंने किया था GS1 में। और अप्रोच बाकी सेम था, कंटेंट भी वही था, बुकलेट्स भी मैंने वही फॉलो की थी जो बुक्स मैंने पहले फॉलो की थी। और बुक्स के सोर्सेज भी मैंने सब सब्जेक्ट्स के बता रखे हैं ऑलरेडी आपको, है ना। अब आ जाते हैं GS2 पर। GS2 में लास्ट ईयर मेरे 81 मार्क्स थे, जो वन ऑफ द लोवेस्ट मार्क्स थे। पता नहीं क्यों थे, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था। इस बार 103 मार्क्स है, बहुत मतलब एवरेज ही मार्क्स है इस बार भी। तो GS2 में मुझे समझ नहीं आया, मतलब आयोग का पैटर्न अभी तक भी मैं समझ नहीं पाया हूँ, इसको पकड़ नहीं पाया हूँ कि किस बेसिस पर मतलब मार्क्स आ रहे हैं मेरे। मतलब कम मार्क्स है GS2 में, मेरे पेपर बहुत अच्छे गए थे। GS1 में मेरे अच्छे मान रहा हूँ इस बार 104, लेकिन 103 GS2 में कंपेरेटिवली मुझे कम लगे काफी मार्क्स अपने, क्योंकि GS2 का पेपर मेरा बहुत अच्छा गया था। और अप्रोच मेरा सेम ही था दोनों बार में। एक बार में उसी अप्रोच से 81 आए हैं, उसी से 103 आए हैं, कोई चेंज नहीं किया था मैंने। बिल्कुल जो लास्ट ईयर लिखा था मैंने, सेम ही इस बार लिखा है। बट हो सकता है कि मेरा अप्रोच थोड़ा अलग मतलब गलत हो, तो दूसरों से भी मैं एक बार पता करूंगा कि PCS में क्या रहता है। UPSC में मेरे GS2 में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, तो UPSC के GS2 वाले ही मैंने पैटर्न फॉलो किया था कि वहाँ मार्क्स आ रहे तो यहाँ भी आने चाहिए, बट यहाँ पर नहीं आ पाए मेरे। ठीक है, इसके बाद GS3 पर आते हैं। GS3 में लास्ट ईयर मेरे 121 नंबर थे, वन ऑफ द हाईएस्ट थे लास्ट ईयर मेरे GS3 में 121 नंबर। इस बार मेरे डाउन गए हैं, 108 मार्क्स गए हैं। यहाँ पर भी मुझे थोड़ा शौक लगा है कि GS3 में मेरे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 120 के आसपास इस बार भी मार्क्स आएंगे। बट हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन मैंने छोड़े भी थे। एक क्वेश्चन छोड़ा था ब्लू मून वाला, उसका थोड़ा बैकफायर किया हो, 5-6 नंबर उसके भी कटे हों। और बाकी पेपर ये भी मेरा अच्छा गया था। अप्रोच इसमें भी सेम थी कि खूब सारा फैक्ट्स लिखने, डेटा खूब लिखा था मैंने इसमें, है ना। GS3 में भी मतलब कम हुए हैं मार्क्स, बट हो सकता है कि इस बार थोड़ा पैटर्न भी बदला है। मतलब मार्क्स GS3 में जनरली भी लोगों के कम आए हैं इस बार। पिछली बार तो मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट थे, अप्रोच मैंने सेम ही लिया था, तो हो सकता है मतलब अनसर्टेनिटी इस एग्जाम में इतनी रहती है, इतनी मतलब हमें एक्सेप्ट भी करनी पड़ेगी कि मार्किंग पैटर्न डिफर करता है हर साल। हम इसके बाद आएंगे GS4 पर। GS4 में लास्ट ईयर 86 थे, मुझे काफी कम मार्क्स लगे थे लास्ट ईयर, लेकिन इस बार 98 आए हैं। ठीक ठाक मार्क्स है 98, क्योंकि इस बार इन जनरल GS4 में लोगों के कम मार्क्स हैं। GS4 में जनरली ये है कि जिसने जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स यूज किए हैं और जनरल एग्जाम्पल्स यूज किए हैं, सिविल सर्वेंट्स वगैरह के, है ना, टेक्निकल टर्म्स कम यूज किए हैं और जनरल एग्जाम्पल्स बहुत सिंपल सिंपल आंसर्स लिखे हैं ना, और टेक्निकल चीजें कम लिखी है, तो उनके GS4 में मैंने देखा है कि अच्छे मार्क्स आए हैं। एक दो लोगों से मेरी बात हुई थी जो मेरे बैचमेट्स हैं, उनसे मैंने पता किया है, उनके GS4 में उनके भी ठीक ठाक मार्क्स है। तो GS4 में मार्किंग थोड़ी लो हुई है, सबके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं 98, मतलब मुझे
अबव एवरेज या गुड की कैटेगरी में मार्क्स रखूंगा, है ना। मतलब एसडीएम बनाने के लिए ठीक ठाक मार्क्स है 98 भी जीएस 4 के। अच्छा, इसके बाद मैं आता हूँ लास्ट ईयर की मार्कशीट में अपने फिजिक्स के मार्क्स पर। 288 मेरे ऑप्शनल में बन रहे थे, 134 पेपर 1 में, 154 पेपर 2 में। लास्ट ईयर केवल ऑप्शनल के बेसिस पर ही मैं पूरा सिलेक्शन ले गया था टीसीएस में। वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे सारे ऑप्शनल्स मिलाकर 288, शायद इससे इसके ज्यादा 294 थे किसी एक कैंडिडेट के 294 मार्क्स थे। उसके बाद मेरे ही मार्क्स थे 288 ऑल अक्रॉस द ऑप्शनल पूरे बैच में, है ना। तो उसके बेसिस पर भी लास्ट ईयर नायब तहसीलदार का पद पा लिया था। बाकी मेरे किसी पेपर में अच्छे नहीं थे जीएस 3 को छोड़कर। और मेरा अप्रोच भी यही रहता है मेंस में, एक ये थोड़ा मैं डाइग्रेस करूंगा टॉपिक से, बट ये है कि मेंस में अप्रोच भी मैं ये रखता हूँ कि केवल जो डिसाइडिंग फैक्टर्स है ना, जो पेपर डिसाइड करते हैं सिलेक्शन, उन पर ज्यादा फोकस करो। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर मतलब ऑप्शनल पर मैंने खूब फोकस किया था, ऑप्शनल मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, 288 मार्क्स इसीलिए बने थे उसमें, है ना। हिंदी पर भी मतलब हिंदी तो लास्ट ईयर पढ़ नहीं पाया था, बट इन केस मुझे टाइम मिलता तो लास्ट ईयर में हिंदी को पढ़ता, है ना। और ऐसे ही इस बार भी मेरा फोकस यही रहा था, जितना भी टाइम मुझे मिल पाया था मैंने हिंदी पढ़ी और जीएस 5 और 6 पढ़ा था। जीएस 1 2 3 4 जितना मुझे आता था केवल उसी से मैंने काम चलाया। ठीक है, और यही मतलब एक अप्रोच इसका ये भी बताऊंगा कि कुछ लोगों को मतलब ये लगता था लास्ट ईयर जैसे साइंस ऑप्शनल हटे थे ना, ऑप्शनल हटे थे, तो ये भी था कि साइंस ऑप्शनल हटने से नुकसान होगा। और आप मार्कशीट भी देखिए तो मेरा फिजिक्स ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरा फिजिक्स था। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब मुझे लगा था कि जीएस पर खेलना है, इस बार सारा यूपी स्पेशल के पेपर ऐड होंगे, तो उस चीज से डरना नहीं है। सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया मेरा पेपर के पैटर्न से हटा था, उसके बाद भी मैंने नया जो पैटर्न था उसमें जीएस 5 और जीएस 6 में इतने अच्छे नंबर मेरे आए हैं, उसी से अकेले मेरे एसडीएम की रैंक 1 आ गई है ना। जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं ना एसडीएम में, एसडीएम या डीएसपी बने हैं, बहुत लोगों के मेरे जीएस 1 2 3 4 में बहुत लोगों के मेरे से ज्यादा मार्क्स हैं। लेकिन मैंने जीएस 5 और 6 में एक्सेप्शनल मार्क्स आए हैं मेरे, 105 105 ठीक ठाक है, 123। यहाँ पर मैं बहुत सिलेक्टेड लोगों से लगभग 60-65 नंबर आगे चला गया हूँ। ठीक है, तो जीएस 6 में लगभग मैं बता रहा था आपको कि बाकी सिलेक्टेड लोगों से भी लगभग मतलब 50-60 नंबर का फर्क इधर पड़ गया है जीएस 6 के मार्क्स में। इसका अप्रोच मैं बताऊंगा अभी क्या लिया था, तो अप्रोच का मैं इसमें बताता हूँ। और यही है कि आपको कुछ पेपर्स में ज्यादा फोकस करना है जो तुम्हारे गेम चेंजर्स हैं। इस बार भी जो अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको हिंदी और जीएस 5 और 6 पर स्पेशल फोकस देना ही पड़ेगा। ये गेम चेंजर है। जीएस 1 2 3 4 में आप मतलब कितनी मेहनत कर लेना, 20-30 नंबर से ज्यादा, 40 नंबर से ज्यादा फर्क नहीं बना पाओगे। लेकिन आप इन पेपर्स में मेहनत करोगे ना, तो इनमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। हिंदी में भी बहुत वेरिएशन है इस बार, कुछ लोगों के 60 नंबर भी है, 55 नंबर भी है, मतलब 60 नंबर बहुत लोगों के हैं, है ना। जीएस 6 में ऐसे ही है, मतलब मैंने सिलेक्टेड लोग भी देखे हैं जिनके 50 नंबर भी हैं, सिलेक्टेड लोग हैं। और वो तो जिनको इंटरव्यू कॉल नहीं आई होगी, तो ऐसे बहुत लोग हैं। मैंने 34 नंबर वाली, 35 नंबर वाली, ये सब भी मतलब मार्कशीट देखी है जीएस 5 जीएस 6 की, सॉरी। तो आपको इन पेपर पर ज्यादा फोकस रखना है। ठीक है, अब मेनली जो सबका कंसर्न था उस पर मैं आता हूँ। जीएस 6 का थोड़ा मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ अपनी, है ना। जीएस 6 का सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा कि जीएस 6 में जो सब लोगों ने पढ़ा था वही मैंने पढ़ा था, कुछ खास मैंने किया नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे नंबर आ गए तो मैं इधर उधर की हवाबाजी करने लगूँ कि आपको एक्स्ट्रा सोर्सेज बता दूं। जो मैंने पढ़ा था वही मैं बताऊंगा, जो मेरा अप्रोच था। अब वो मेरे लिए वर्क किया है तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। इवन जीएस 3 में हार्डली ही किसी के 100 से ऊपर नंबर है। मैंने शायद एक आधी मार्कशीट देखी होगी जिसके 100 से ऊपर नंबर है, वरना 90s में भी नहीं है किसी के, सब 70-80s में घूम रहे हैं जो एसडीएम भी सिलेक्ट हुए हैं। सब लोगों का जीएस 6 में यही हाल है। जीएस 6 का मैं बताऊंगा अपना। जीएस 6 के लिए जो मैंने अप्रोच लिया था, मैंने क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी थी लास्ट ईयर, जब मैंने जीएस 5 और 6 का पढ़ने का सोचा था कि मैं उस पीरियड में 5 और 6 पढ़ूंगा, एक्चुअली तब मेरी आ गई थी ट्रेनिंग नायब तहसीलदार वाली, है ना।
तो नायब तहसीलदार वाली ट्रेनिंग के टाइम पर मुझे टाइम नहीं मिल पाया था इतना, तो 5 और 6 मैंने किया फिर कि काम चलाऊ तरीके से पढ़ लेते हैं। बाकी उससे पहले थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा हुआ था, मतलब 1-2 महीने मेंस का जो प्री और मेंस के बीच का टाइम था उसमें थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था, है ना। इसमें मैंने जो अप्रोच लिया था ना अपना, कि यूपीएससी की तैयारी मेरी ऑलरेडी थी ही, यूपीएससी की चीज़ें मैं जानता ही था, है ना। तो यूपीएससी की जो तैयारी थी मेरी, जो कंसेप्ट थे उनको मैंने यूज़ किया सारा, वही जो यूपी स्पेशल के पेपर्स थे उनमें वही यूज़ किया। उसके अलावा मैंने क्या किया कि यूपी रिलेटेड जो फैक्ट्स थे ना उनको पढ़ लिया, यूपी के रिलेटेड जो फैक्ट्स थे, एग्जाम्पल्स थे, है ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई डेटा है उसको देख लिया। केवल रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट आती है ना, या सेंट्रल गवर्नमेंट काफी सारी स्टेट के कंपैरिजन की रिपोर्ट्स निकालती है, जो हमने प्रीलिम्स में ही पढ़ते ही हैं वो सारी रिपोर्ट्स, उसको मैंने मेंस में भी यूज किया था, है ना। उन डेटा को, उन फैक्ट्स को, इन सब चीजों को मैंने GS5 और GS6 इन पेपर्स में यूज किया था, है ना। और बाकी जो गवर्नमेंट की साइट्स थी उनको मैंने फॉलो किया था। जो मेन बुक्स थी पहले वो बता देता हूँ। मेन बुक्स मैंने 3 ही फॉलो की थी। एक तो ओनली आईएएस वाली बुक थी, जो PW और ओनली आईएएस वाली बुक थी, वो सभी लोगों ने लगभग फॉलो की थी लास्ट ईयर, है ना। एक मैंने बुक फॉलो की थी दृष्टि आईएएस की, दृष्टि आईएएस की बुकलेट आई थी वो मैंने फॉलो की थी। दृष्टि आईएएस की इवन मैंने GS5 और 6 के लिए क्लासेस भी ली थी, बट मुझे मतलब ज़्यादा अच्छी क्लासेस लगी नहीं थी, वो यूपीएससी की ही चीज़ें पढ़ा रहे थे, यूपी स्पेशल क्लासेस नहीं लग रही थी वो। बट मैंने क्लासेस ली थी दृष्टि आईएएस की भी, GS5 और 6 वाली, और उसमें मैंने पॉलिटी की और साइंस की एंड ज्योग्राफी 3 सब्जेक्ट की ली थी। उसके बाद मैंने बंद कर दी थी, वही ट्रेनिंग आ गई थी तो मैंने बंद कर दी थी वो क्लासेस लेनी, टाइम नहीं मिल पा रहा था। एक बुक मैंने फॉलो की थी राकेश सारस्वत। राकेश सारस्वत मैंने थोड़ी प्रीलिम्स नहीं पढ़ी थी, पहले से भी थोड़ा बहुत मैंने फोकस किया हुआ था उस पर। तो राकेश सारस्वत की बुक तो मतलब उसमें थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है, एग्जाम ओरिएंटेड वे में तो थोड़ा कम है क्योंकि पुराने पैटर्न पर बुक है वो। बट ओनली आईएएस मुझे ठीक लगी थी, कंटेंट था काफी उसमें, फैक्चुअल थोड़े एरर्स थे बट कंटेंट ठीक ठाक था। दृष्टि आईएएस की बुकलेट शॉर्ट थी, छोटी सी थी, लेकिन बहुत रिलेवेंट कंटेंट था उसमें, यूपी स्पेशल चीजें उसमें दी गई थी, मुझे ठीक लगी थी दृष्टि आईएएस की जो बुकलेट थी, है ना। ये किया था। इसके अलावा फैक्ट्स के लिए मैंने एक 15 अगस्त को जो ना शासन आदेश आया था वो मैंने चैनल पर भी अपलोड किया हुआ है। उसमें काफी सारे डेटा थे, 32-33 पेज में उसमें डेटा दिए हुए थे, उसको मैंने खूब रटा था अच्छे तरह करके। कम से कम मैंने 10-12 बार उस डॉक्यूमेंट को रटा था। उसी से ही मतलब मैं सबसे ज्यादा उसी डॉक्यूमेंट को क्रेडिट देता हूँ कि मेरे 123 नंबर आए हैं GS6 में। उस डेटा को मैंने खूब यूज किया था अपने आंसर्स में, GS5 और 6 में। यूपी के मतलब गवर्नमेंट का ऑथेंटिक डेटा था, यूपी गवर्नमेंट का, यूपी के पेपर्स में मैंने खूब यूज किया था। मतलब क्वेश्चन से जहां भी आसपास दिख रहा है ना उससे रिलेटेड, वहीं पर ही मैंने डेटा यूज किया था। आवाज नहीं आ रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं, आवाज आ रही है ना सबको? एक बार रिप्लाई कर दीजिए आप, आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, फिर आवाज आ रही है, हाँ। ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, मैं भूल गया। हाँ, यूपी का जो 15 अगस्त वाला जो शासन आदेश आया था, चैनल पर अपलोडेड भी है, उसको मैंने पढ़ा था। उसका खूब रट्टे मारे थे, और आसपास का उसका कुछ भी दिख रहा था ना उसमें खूब डेटा मैंने यूज किया था 15 अगस्त वाले डॉक्यूमेंट का। इसके अलावा न्यूज़पेपर से आपको गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट दिख जाते हैं, यूपी गवर्नमेंट के खूब एडवर्टीजमेंट दिख जाते हैं, है ना। उससे आप डेटा निकाल सकते हो, यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स डेटा, ये सब खूब मिल जाएगा वहां पर। ज्यादातर ये देख रखते हैं कि इस स्कीम में इतने लाभार्थी हुए हैं, इस तरह की चीजें आपको मिल जाती है, तो वो आप यूज करो, है ना। इसके अलावा एक यूपी गवर्नमेंट का बजट, उसमें काफी सारा आपको डेटा मिलेगा, स्कीम्स का इकोनॉमिक डेटा तो मिलेगा ही, इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक डेटा मिलेगा बेसिकली उसमें। बहुत सारी स्कीम्स में कितने लाभार्थी वगैरह है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें मिलेंगी, है ना, कौन से डिपार्टमेंट किस चीज पर फोकस कर रहा है, कौन सी नई नई पॉलिसीज आई हैं, इस चीज का सबका डेटा मिलेगा आपको बजट में। तो एक बजट को भी अच्छे से पढ़ना है यूपी गवर्नमेंट के, GS5 और 6 के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको। अगर सीधा क्वेश्चन भी ना आए ना, तो आप उस डेटा को अपने आंसर्स में यूज करना, खूब आपको हेल्प करेगा वो। एक मैंने सीएम सर की, ऑनरेबल सीएम सर की स्पीच कुछ इंपॉर्टेंट ओकेजन पर होती थी, वो सुन लेता था। उससे बहुत सारी चीजें मतलब मिल जाती थी, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश, इस टाइप के, है ना, गरीबी मुक्त प्रदेश, इस तरह से पहले बीमार होगा
कैटेगरी दी गई थी स्टेट को, इससे भी कुछ उन्होंने एक्रोनिम दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो इसमें इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे उनकी स्पीच से, माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय प्रधानमंत्री जी की, जो भी यूपी में इंपॉर्टेंट ओकेजन हो रहे हैं उससे रिलेटेड। जैसे यूपी इज द ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया, है ना, यूपी इज द हार्ट ऑफ इंडिया, इस तरह की चीजें। पढ़ेगा यूपी बढ़ेगा यूपी, इस तरह की भी कुछ टैगलाइंस आई थी। एक यूपी टूरिज्म की तो है ही वो, कि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। इस टाइप की चीजें आपको माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पीच से, माननीय प्रधानमंत्री जी की स्पीच से मिल जाएंगी। उसमें काफी डेटा वहां से भी आपको मिलेगा। और बाकी प्रीलिम्स का मैंने बताया था, जो प्रीलिम्स में आप पढ़ रहे हैं यूपी रिलेटेड चीजें, जो भी क्या कहते हैं रिपोर्ट्स आती हैं स्टेट को जो कंपेयर करते हैं, उन रिपोर्ट्स को आप जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे उसको ही आप मेंस के लिए भी यूज कर लेना, छोटे से नोट्स उनके बना लेना। बाकी यूपी गवर्नमेंट के जो करंट अफेयर्स होते हैं उसके लिए बातें यूपी की एक चैनल है यूट्यूब पर, बातें यूपी की, आप सर्च करना BATEN बातें यूपी की, आप वो सर्च करना। उस चैनल पर यूपी से रिलेटेड आपको वो चीजें मिल जाएंगी, आप ये देख लेना। इसके अलावा अगर आपको डेटा के लिए सब चीजें बता रहा हूँ, आप अगर आपका सफिशिएंट डेटा नहीं हो रहा है, अगर डेटा कलेक्ट हो जा रहा है, तो इसमें से जो जितने भी सोर्सेज मैंने डेटा कलेक्शन के बताए ना, आप केवल एक दो पर ही रिलाई करना। मैं अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बाद में हेल्प कर जाए, मतलब थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाए, और जिसको मतलब जितनी डेप्थ में प्रिपरेशन करनी है उसके अकॉर्डिंग। एक यूपी गवर्नमेंट का इंस्टाग्राम चैनल है, उसको मैंने फॉलो किया था, उस पर भी खूब मतलब ऐसे आते रहते हैं डेटा वगैरह के लिए। यूपी गवर्नमेंट का इंस्टा चैनल, उस पर भी स्कीम से रिलेटेड चीजें वो देकर रखते हैं, गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स बताते हैं बेसिकली, किस सेक्टर में कितना काम हुआ है, किस में कौन सी पॉलिसी नहीं आई है, उस पॉलिसी में कितना एलोकेशन हुआ है ना, इस तरह की चीजें, सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना फंड आया है, इस तरह की चीजें वो देकर रखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं केस स्टडी अच्छी यूपी की, उसको यूपी गवर्नमेंट के चैनल पर आपको मिल जाएंगी। गवर्नमेंट साइड से जैसे यूपी टूरिज्म की, उसको फॉलो कर सकते हो। ये सब चीजें हैं। तो बेसिकली ये है कि GS 5 और 6 में आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना है खुद से। मैंने पेपर देखा था, जो पेपर का जो स्टैंडर्ड था वो मार्केट में कंटेंट था उससे बहुत ऊपर था। मैं बहुत बार ये चीज रिपीट भी कर चुका हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि जो पेपर का स्टैंडर्ड था वो मार्केट के कंटेंट से बहुत ऊपर था। आपको खुद ही मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही एक्सप्लोर चीजें करनी पड़ेगी, ढूंढो खुद से, गूगल करो, नई नई बुक से ढूंढो, यूपी रिलेटेड चीजें ढूंढो खूब। कंसेप्ट आपके यूपीएससी वाले हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, आपको यूपी स्पेशल चीजें ढूंढनी पड़ेगी। जो प्रीलिम्स में आप पढ़ रहे हो उससे, गवर्नमेंट की साइड से, अलग अलग जगह से, जहां से भी आपको मिल पा रही है। इन पेपर की तैयारी थोड़ी डेप्थ में करो, पेपर भी डेप्थ में आया था, क्योंकि इसका लॉजिक ये भी है कि ऑप्शनल हटकर पेपर आया है, ऑप्शनल हटाया है ना, तो ऑप्शनल पहले डेप्थ में आता था, तो उसकी जगह पेपर 5 और पेपर 6 आया है, तो उसमें डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और इस साल अगर मैं सोर्सेज सजेस्ट करना चाहूँ, तो सोर्सेज में आप एक तो पीसीएस सिंप्लीफाइड की बुकलेट है, वो अच्छी है, मतलब वो देख सकते हो, मतलब कोई भी एक, दो या तीन आप सोर्स फॉलो कर लेना इस पेपर के लिए। एक सोर्स पर रिलाय मत करना, मैं यही सजेस्ट करूंगा। आप 2 सोर्स या 3 सोर्स कम से कम फॉलो करना इन पेपर्स के लिए, वो आपके ऊपर है। पीसीएस सिंप्लीफाइड है, अभ्युदय योजना के नोट्स हैं, ये है, उसमें थोड़ा डेटा पुराना है बट आपको कंसेप्ट ठीक मिल जाएंगे थोड़े बहुत। पीसीएस सिंप्लीफाइड हो गया, अभ्युदय के देख सकते हैं आप, है ना। और दृष्टि की भी बुकलेट अच्छी लगी थी मुझे, दृष्टि आईएएस वाली, वो भी अच्छी थी। इसके अलावा लोग बता रहे हैं कि ध्येय आईएएस ने निकाली है बुकलेट, ध्येय आईएएस की बुकलेट अच्छी है। अच्छा, आपको क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है इसमें, तो क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए जीएस वर्ल्ड ने लास्ट ईयर बुकलेट निकाली थी, वो क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में थी, पूरा सिलेबस कवर्ड था उसमें भी। तो आप वो अप्रोच भी लेकर चल सकते हैं कि टॉपिक के क्वेश्चन देखो, उसके आंसर्स पढ़ लो। बट इसके अलावा आपको स्टैंडर्ड सोर्सेज तो पढ़ने ही पड़ेंगे, बुक्स पढ़नी पड़ेगी, ये प्रैक्टिस के लिए है। जैसे जीएस वर्ल्ड का मैंने बताया, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जो दे रखा है उन्होंने, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये अप्रोच था मेरा। बाकी कुछ क्वेश्चंस का भी मैं बता देता हूँ कि किस तरह से मैंने अप्रोच लिया था। जैसे एक क्वेश्चन था एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 पर था, कि इससे ये कैसे यूपी के एक्सपोर्ट्स को स्ट्रेंथन करेगी। इस पर ना जितना भी डेटा मैंने पढ़ा था ना एक्सपोर्ट रिलेटेड यूपी के,
तो वो मैंने सब मेंशन किया था, एक्सपोर्ट रिलेटेड या एग्रीकल्चर रिलेटेड भी, कि इतनी परसेंटेज ऑफ जीडीपी हमारे जीएसडीपी हमारे एग्रीकल्चर में है, इतने लोग एम्प्लॉयड हैं, ये हमारी मेन क्रॉप्स हैं, जैसे पोटैटो में यूपी फर्स्ट आता है, व्हीट में फर्स्ट आता है ना, और एक और क्रॉप है आई थिंक शुगर केन में यूपी फर्स्ट आता है। तो इन सब चीजों को मेंशन कर दो, मतलब जितना भी इस चीज पर पता है। अब एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 ऑनेस्टली मैंने नहीं पढ़ी थी, बट उसने पूछा क्वेश्चन ये नहीं था एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 के क्या प्रोविजन है, उन्होंने पूछा था कि इससे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कैसे स्ट्रेंथन हुआ है। तो कुछ चीजें बता दो इसमें, है ना, कुछ चीज जैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस इसमें ऑब्वियसली स्ट्रेंथन हुए होंगे यूपी एक्सपोर्ट पॉलिसी में, है ना। दूसरे कंट्रीज में क्या होता है, वो सैनिटरी मेजर्स देखते हैं, वो फाइटो सैनिटरी मेजर्स दूसरे कंट्री में देखते हैं, पीएसपी वाला जो डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ इन्होंने किया होगा कि उसके को हम मैच कर सके, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं पीएसपी मेजर्स हैं जो डब्ल्यूटीओ के, उसको हम मैच कर सके। तो इससे रिलेटेड यूपी गवर्नमेंट ने कुछ किया होगा, ऐसी ऐसी चीजें मैंने डाली थी, है ना। इंफ्रा इम्प्रूव हुआ है तो एक्सपोर्ट्स हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, ऐसी चीजें मैंने डाली थी। ट्रेड डील्स मतलब हम कर रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें मैंने इस क्वेश्चन में डाल ली थी। तो जो भी रिलेटेड आपको दिख रहा है ना उससे डाल दो, अगर क्वेश्चन नहीं भी पता है ना तो आपको कुछ ना कुछ उसमें मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन था बेनिफिट्स ऑफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अब एक्सप्रेसवे का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जनरली क्वेश्चन था। कुछ लोग ना पेपर 6 को देखकर डर भी गए थे, कुछ लोगों ने पूरा पेपर पहले पढ़ा, उसके बाद उनको लगा कि आधे ही पेपर आधे ही क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ लोग डर भी गए थे, उस पेपर को पूरा कर भी नहीं पाए थे। मैंने देखा था खुद ही एग्जाम हॉल में, तो कुछ लोग मतलब पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे थे उसको, एटलीस्ट उस पेपर को अटेम्प्ट करते। मैंने अटेम्प्ट पूरा किया था उस पेपर को, है ना, जो जितना भी आता था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बेनिफिट्स बताने थे। अब पूर्वांचल में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है थोड़ा उनका मेंशन कर दो, एक मैप बनाओ, है ना। बाकी एक्सप्रेसवे के नॉर्मल जहाँ जहाँ जो बेनिफिट्स होते हैं हर जगह वही होंगे। क्या होगा, टाइम ऑफ ट्रैवल कम हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ट्रेड बढ़ेगा, है ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों के बीच की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो मार्केट का लिंकेज बढ़ जाएगा, पूर्वांचल को लखनऊ से कैपिटल से जोड़ देगा। इस तरह की चीजें डालनी थी उसमें, है ना। और वही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बढ़ेगा मतलब बनेगा, तो उससे क्या होगा, यूपी का एक्सपोर्ट भी तो बढ़ेगा, यूपी की जीएसडीपी भी तो बढ़ेगी। ये सब चीजें ही मेंशन करनी थी। अब एक था दिव्यांगजन वेलफेयर स्कीम इन यूपी, जितनी भी स्कीम्स थी उसके बारे में मेंशन कर दो। दो चार सबने पढ़ी थी, मैं भी याद नहीं आ रही है मुझे, लेकिन मैंने पढ़ी थी एग्जाम से पहले, मैंने दिव्यांगजन का डेटा ही पढ़ा था इवन मैंने। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो, एक दो क्वेश्चन थे वो हर पेपर में ही होते हैं जो मैनेज नहीं हो पाते हैं, तो वो डिफिकल्ट थे, वो मैं एग्री करता हूँ। बट ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल डुएबल पेपर नहीं था, थोड़ा भी आप अप्रोच करेंगे तो जनरल आंसर्स लिख कर भी आपके ठीक ठाक नंबर बन जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट स्कीम अंडर ओडीओपी, है ना, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या चीज होंगी, मार्केटिंग सिखाई होगी, ब्रांडिंग सिखाई होगी, पैकेजिंग सिखाई होगी, ये तो चीजें सिखाई होंगी जो उनकी स्पेसिफिक चीजें होंगी किसी भी ओडीओपी की। जैसे वुड कार्विंग है सहारनपुर की, तो वहाँ वुड कार्विंग से रिलेटेड ट्रेनिंग दी गई होगी, यही तो चीज होंगी स्किल डेवलपमेंट में। अब मुझे ये भी क्वेश्चन नहीं आता था स्किल डेवलपमेंट स्कीम, एग्जैक्ट आंसर नहीं आता था, बट उसके आसपास का यही चीजें होंगी। स्कीम में आप पढ़ेंगे ना स्किल डेवलपमेंट, तो उसमें यही होगी सब चीजें, है ना। जो उनकी प्रायर लर्निंग होगी उसको रिकॉग्नाइज हम करेंगे, जो लेबर्स होंगे या वर्कर्स होंगे, क्राफ्ट्समैन होंगे, आर्टिजन होंगे, उनकी इस चीज को हम करेंगे। ई कॉमर्स से हो सकता है उनको लिंक कर दें। अच्छा, ओडीओपी से एक चीज मेरे पास ये डेटा था कि इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हुआ है और एक्सपेक्टेड इतना है, ये एक डेटा मैंने पढ़ा था तो वो मैंने मेंशन किया था। ऐसे यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर आया था, ये तो पीवाई की था, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर हर बार मतलब आता ही था क्वेश्चन, है ना। किसी का आया है कि मेजर ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट ग्रुप ऑफ इनोवेशन प्रोग्राम ऑफ सीएसटी यूपी। ये सीएसटी यूपी वाला ना मैंने पूरा दृष्टि आईएएस की अपनी बुकलेट में पढ़ा था, इनोवेशन प्रोग्राम, इसका भी मैं रट्टा लगा कर गया था, ये मैंने ठीक से अटेम्प्ट किया था, सीएसटी यूपी के ऑब्जेक्टिव टारगेट्स वगैरह। और ये भी इसमें भी जनरल आप यूज कर सकते हो, सीएसटी यूपी का जो इनोवेशन प्रोग्राम था। ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, टारगेट बताना है, टारगेट ग्रुप कौन सा था, तो टारगेट ग्रुप कौन सा ही होगा इनोवेशन प्रोग्राम में, यूथ वगैरह होंगे। ये सब चीजें लिखी थी मैंने, तो पढ़ कर गया था मैं ये वाला आंसर। और एक क्वेश्चन था जैसे बजट ऑफ यूपी 2023-24, ये सबने लिख ही दिया होगा अराउंड, सभी बजट पढ़कर गए होंगे, है ना। इनिशिएटिव ऑफ यूपी गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सबने ही लिखा होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, है ना, इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज किए हैं, इंफ्रा इंप्रूव किया है, लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ है,
ये सब चीजें भी सबने लिखी दी होंगी। इतनी सारी पॉलिसी लाई थी यूपी गवर्नमेंट, एमएसएमई पॉलिसी थी, गारमेंट पॉलिसी थी, टेक्सटाइल पॉलिसी थी, फिल्म इंडस्ट्री की पॉलिसी थी। ये सब चीजें आपने लिखी होगी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, है ना। ग्रोथ इंजन बनाया है, स्मार्ट सिटी मिशन पर यूपी में वर्क किया है, जितनी मतलब गवर्नमेंट की स्कीम्स थे ना, तो उसमें मतलब कैसे गवर्नमेंट हेल्प कर रही है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में, वो सब मेंशन करना था। इसमें तो कुछ भी आप मेंशन करो। सोशल फॉरेस्ट्री को प्रमोट करने के लिए ये ओनली आईएएस वाली बुकलेट में दिया गया था, दृष्टि में भी दिया गया था, ये भी मैं पढ़ कर गया था, है ना। ऐसे ही हॉर्टिकल्चर का एक क्वेश्चन आता है कि हॉर्टिकल्चर इंप्रूव करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव ले रखे हैं। ये इस वाली डॉक्यूमेंट में भी था जो मैंने अपलोड की हुई है 15 अगस्त वाली, और दृष्टि में भी दिया गया था। इस पर भी खूब फैक्ट्स मैंने यूज किए थे। कुछ हॉर्टिकल्चर बेल्ट वगैरह बनाई थी गवर्नमेंट ने, उस पर मेंशन किए थे, है ना। पोटैटो वगैरह से रिलेटेड थे, गुआवा से रिलेटेड चीजें थी, उसमें हॉर्टिकल्चर बेल्ट्स बनाई थी गवर्नमेंट ने, उसको मैंने यूज किया था, वहां पर ये मेंशन किया था। एक क्वेश्चन जैसे ऐसे आया था मीटरोलॉजिकल सेंटर लखनऊ में, उस पर जैसे ये क्वेश्चन भी मुझे नहीं आता था, मीटरोलॉजिकल सेंटर लखनऊ से वेदर फोरकास्टिंग में कैसे हेल्प मिलेगी। मतलब जनरल आंसर लिखा था मैंने इस पर, एग्जैक्ट मैंने भी नहीं पढ़ा था। इसमें मैंने क्या लिखा कि वेदर फोरकास्टिंग इस रीजन में कैसे हो रही है, क्लाइमेट मॉडलिंग चला रहे हैं, वो क्लाइमेट मॉडल बना रहे हैं, है ना, रेनफॉल पैटर्न को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो यूपी में हीट वेव्स हो रही हैं, कोल्ड वेव्स हो रही हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं ना जो हमारे कोस्ट पर आते हैं, उससे यूपी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उससे हम वेदर फोरकास्ट करते हैं। प्रीवियस जो डेटा है उसको एनालाइज करेंगे, ये तो मीटरोलॉजिकल सेंटर में होगा, उसको एनालाइज करके हम डेटा प्रिपेयर कर देंगे, अपना इम्पैक्ट बेस्ड असेसमेंट जो होता है वो करेंगे, है ना। टेम्परेचर को, प्रेसिपिटेशन को, रेनफॉल पैटर्न को हम समझेंगे, उससे हमारे क्रॉप मॉनिटरिंग भी सही से होगी, है ना। हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, इनसे हम बचेंगे। जो पावर सेक्टर के जो हम रिफॉर्म्स है वो कर सकते हैं कि पावर शॉर्टेज ना हो जाए हमारे पास, गर्मी में जैसे पावर की ज्यादा होती है ना, तो इस तरह से उसका यूज क्या होगा, मीटरोलॉजिकल सेंटर लखनऊ का, है ना। एक चीज मैंने मेंशन की थी कि उस टाइम मैं ट्रेनिंग कर रहा था हरदोई में, तो वहां पर उस टाइम काफी बरसात वगैरह के इश्यूज आ रहे थे, बहुत मतलब बारिश हो रही थी उस वक्त। तो जो ये बिजली गिरती है ना, इससे रिलेटेड डीएम ने छुट्टी भी डाली थी वहां पर, डीएम साहब ने। तो वो भी केस मैंने स्टडी वो मेंशन की थी इस क्वेश्चन में, कि मीटरोलॉजिकल सेंटर लखनऊ ने ही उसमें वो आगाह किया था कि अभी ये बिजली गिरने की घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ सकती है, और भी हो सकती है। तो ऐसी चीजें आपको मतलब मेंशन करनी है। बहुत जनरल टाइप का आंसर लिखा था, लेकिन सेटिस्फाइड था मैं इस आंसर से अपने। जो भी चीजें दिख रही थी ना वो मेंशन करो उसमें, मीटरोलॉजिकल सेंटर लखनऊ वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड, है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, क्रॉप को बचाने में हेल्प करेगा, लोगों की लाइफ सेव करेगा, ये सब चीजें थी, है ना। एक क्वेश्चन था मिशन इंक्लूडेड इन स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, ये एनएपीसीसी में सबने ही पढ़ा होगा, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। सब वही सब मिशन थे उसमें, एक हिमालयन वाला छोड़कर सभी स्टेट में यूपी में चलते थे। तो ये तो यूपीएससी में भी लोगों ने पढ़ा ही होगा, स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज वाला, ये भी मैंने टैकल कर लिया था। इंपोर्टेंट ऑफ मिनरल्स इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बुंदेलखंड, एक ये क्वेश्चन था। अब मिनरल्स जितने भी बुंदेलखंड में थे ना, मतलब उसके डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने पढ़े हुए थे, प्रीलिम्स में पढ़े हुए थे ये तो वो मेंशन किए थे। उसके बाद उनकी इंपॉर्टेंस बताओ, है ना। क्या ही होगा इससे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, है ना, सर्विस सेक्टर भी बढ़ेगा, क्योंकि मिनरल्स जब अपनी माइंड से कुछ इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे तो उससे वो हेल्प मिलेगी उसमें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ होगी। यूपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टैग्नेटिंग है, जैसे इंडिया में है तो यूपी में भी है। तो ये सब चीजें मैंने मेंशन की थी इसमें, है ना। एम्प्लॉयमेंट लोगों की बढ़ेगी, बुंदेलखंड थोड़ा अंडर डेवलप्ड रीजन है, तो सिमेट्रिक ग्रोथ आएगी बुंदेलखंड रीजन में, सिमेट्रिक ग्रोथ भी आएगी, यूपी हर जगह डेवलप होगा। अच्छा, इससे क्या होगा, सोशल इंडिकेटर्स भी बढ़ेंगे, मिनरल डेवलपमेंट हम जैसे ही और ज्यादा करेंगे ना, सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव होंगे। तो ऐसी चीजें मैंने मेंशन की थी इसमें। तो GS6 में यही अप्रोच लेना है, मतलब अगर क्वेश्चन पेपर इसी तरह का आता है, मतलब इतना फैक्चुअल पेपर था ना उसमें, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर्स लिखना डिफिकल्ट था, मैं एग्री करता हूँ उस चीज से, शायद कोई भी नहीं लिख पाया होगा। बट काम चलो आप चीज लिख सकते हो, और पेपर को देखकर पैनिक नहीं होना है। पेपर को देखकर जो भी पैनिक हुआ है उसके मार्क्स कम ही आए हैं, सबके वही 50 60 में मार्क्स घूम रहे हैं,
है ना। तो उसको सही से टैकल करो, जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं उससे रिलेटेड, जो भी यूपीएससी की तैयारी करता है ना या पीसीएस की तैयारी करता है सही से, उन्होंने इन चीजों के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा कभी ना कभी, थोड़ा बहुत ही पढ़ा हो। आई एग्री कि बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। उसी तरह से इस पेपर को टैकल करो। डेटा आपने पढ़ा होगा, डेटा पढ़ के जाएंगे ना तो इन क्वेश्चंस में खूब काम आएगा आपका। ठीक है, तो डेटा है, स्कीम्स है, वो आपके खूब काम आएंगी। तो यही था मेरे पास तो जो अप्रोच था GS6 का। सेम ही GS5 में मैंने यूज किया था। GS5 में 105 नंबर है, GS6 में मेरे 123 नंबर है। ये भी थोड़ी अनसर्टेनिटी है। GS5 में मेरे से ज्यादा बहुत लोग आए हैं, और GS3 में आसपास शायद 1 या 2 ही कैंडिडेट होंगे, वरना तो सब 90 से नीचे ही है। तो अनसर्टेनिटी तो है इस एग्जाम में, आई एग्री, बट आप जितना कर सकते हैं अपनी तरफ से वो चीज आप करो। ठीक है, अब 1-2 डाउट मैं ले लेता हूँ, किसी के डाउट होंगे। हाँ जी शुभम, आपको बोलना है कुछ? हाँ, 5-6 लोगों को मैंने अनम्यूट किया है, किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। हेलो हेलो, हाँ जी। सर, मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने में भी थोड़ी दिक्कत आती है कि कीवर्ड्स में बनाने के लिए बोलते हैं सब लोग, सर थोड़ा लेंदी बन जाता है। और सर, करंट अफेयर्स कब से कब तक का पढ़ें? करंट अफेयर्स आप 1 साल का पढ़ना है, प्रीलिम से 1 साल पहले तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। और शॉर्ट नोट्स थोड़ा जब आप सही से पढ़ लेंगे ना सब चीजें, उसके बाद जी शॉर्ट सर। नोट्स बनाना। लास्ट में रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, शॉर्ट नोट्स अच्छा अभी सर, नहीं और बनाने हैं। सर जैसे एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया तो कब से कब तक का करंट अफेयर पढ़ें? नहीं, एग्जाम कहाँ पोस्टपोन हुआ है, अभी जुलाई में ही है एग्जाम, अभी पोस्टपोन मान करना मत चलिए। जब अच्छा, तो होगा सर तब देखी जुलाई जाएगी। से लेके जनवरी से जुलाई तक का पढ़ें, जून तक का? हाँ, अभी आप अगर एग्जाम पोस्टपोन भी होता है ना, मतलब अभी पोस्टपोन हुआ नहीं है, वैसे कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट इन केस जी एग्जाम सर। पोस्टपोन होता भी है तो आप सेफ साइड रहने के लिए जनवरी से पढ़ लो। अभी जनवरी से जुलाई वाला पढ़ लेना करंट अफेयर जो पढ़ना है। अच्छा सर, मार्केट में सर घटना चक्र की 1 मंथ वाली से पढ़ें या क्रॉनिकल से पढ़ें, मतलब किस से पढ़ें? आप क्रॉनिकल से पढ़ लेना, और जी बाद में सर। ई दृष्टि जो आएगी उससे पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा सर, अभी आएगी एग्जाम से पहले ई दृष्टि एक बार फिर? हाँ एग्जाम से पहले आएगी ही वो। अच्छा अच्छा सर। सर मुझे यही करंट अफेयर्स की ज्यादा प्रॉब्लम थी, और सर शॉर्ट नोट्स की। ठीक है, और सर प्री के लिए खाली घटना चक्र पे ही फोकस करें ना ज्यादा? हाँ प्री के लिए घटना चक्र पर आप फोकस करो। जी सर। ओके, और थैंक किसी यू को सर। पूछना है? ओके, वेलकम। हेलो। हेलो, हेलो। हाँ जी। हेलो सर। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, मैं सुन सकता हूँ आपको, बताइए। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर मेरे प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो पिछली बार मेरा ऐसे मतलब 4-5 क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गया, और फिर मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। मेरे 120 मार्क्स थे। तो मैं उसे कैसे मतलब अवॉइड करूं? देखिए, सिली मिस्टेक्स आपकी इसीलिए होती है जब आप पैनिक करते हैं। तो एक तो एग्जाम को सही से मतलब करना है, उस पेपर में कूल माइंड रखना है बिल्कुल। और थोड़ा आप टेस्ट सीरीज लगाओ, टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको ये सिली मिस्टेक्स हो रही है ना, ये नहीं होंगी फिर, है ना। जब बिल्कुल पढ़ने अच्छा। का मन ना हो तब टेस्ट टेस्ट देकर देखो। जैसे प्रीलिम्स में होता है ना कि पूरे दिन टेंशन रहती है जिस दिन प्रीलिम्स होता है, तो इसी तरह आप जब टेस्ट भी दोगे ना तो टेस्ट भी उसी माहौल में देना कि बिल्कुल टेंशन हो रखी है, पढ़ने का मन नहीं हो रहा है ना, हाँ। बिल्कुल माइंड कहीं हो रहा है हमारा, लेकिन हम बैठे टेबल पर ही है, तो उस टाइम भी पेपर लगा कर देखना।
प्रीलिम्स में, क्योंकि यही होता है, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, हमें पेपर लिखने बैठा देते हैं। वहाँ पर दिमाग में हम डरे हुए होते हैं, 3 दिन से 4 दिन से नहीं सोए हैं, ये सब चीजें थोड़ा अवॉइड करना, उससे ही सिली मिस्टेक्स होती है। एग्जाम के और मतलब 1-2 घंटे हाँ, पहले आप बहुत एंग्जाइटी होने लगी और वॉमिटिंग होने लगी, तो इसलिए मेरा वो इसलिए मतलब होता 2 बार से प्री क्वालीफाई हो रहा था। इस बार मेरा 120 मार्क्स, है। 124 कट ऑफ लगा है गर्ल्स का, तो मेरा 120 पे ही रह गया और मैंने बहुत बिल्कुल, फिर घर आके एनालाइज किया, तो लगा कि अरे इतना सरल क्वेश्चन मैं कैसे गलत कर सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल ठंडे दिमाग से प्रीलिम्स के पेपर को करना है, डरना नहीं है, मतलब क्या ही हो जाएगा। प्रीलिम्स से और पहले भी एसडीएम नहीं थे, बाद में भी एसडीएम नहीं रहेंगे, नहीं क्लियर होगा तो मैक्सिमम यही तो हो सकता है। डरना नहीं है, हाँ, लेकिन आराम से पेपर को सोल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे टेस्ट सीरीज में किसका लूँ? मार्केट में तो पीसीएस के लिए कोई अच्छा है नहीं, मैंने 1-2 आप इंस्टीट्यूट का किसी का भी देखा। ले लेना, दृष्टि वगैरह का ले लेना, दृष्टि का देगा, जीएस वगैरह किसी का भी ले लेना आप। अच्छा, अच्छा। लगा कर देख लो, मतलब उससे आपको थोड़ा वो करना है सर कि ये डर मतलब इतना हाँ, डर वो लगने डर दूर लगता है करना है। तो मैं ना एकदम हाथ कांपने लगता था कि मैं गलत मतलब एक क्वेश्चन आ रहा था, फिर मैं इसलिए नहीं लगाई कि अगर गलत हो गया तो क्या होगा? तो इसी में मेरे 1-2 क्वेश्चन छूट गए, नहीं तो कट ऑफ क्लियर हो जाता। वही मैं कल से मैं बहुत परेशान हूँ कि इतना कम मार्जिन से मेरा हुआ है, मतलब 4 नंबर से रुक गया। वो समझ रहा हूँ, वो रहता ही है। आप सिली मिस्टेक्स ऐसे ही अवॉइड करना, थोड़ा ठंडे दिमाग से पेपर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। ओके, बस एक डाउट और लूंगा, उसके बाद मुझे जाना है एक्चुअली कहीं। अच्छा बाद सर, में एक रेडी हो डाउट रहा सर मेरा, सर टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट कर दें और सर कौन सी लें सर, हूँ। टेस्ट लाइव सीरीज या मैंने मतलब? अभी बताइए, आप रिपीटेड क्वेश्चंस मत पूछे, अभी टेस्ट सीरीज बताइए, आप रिकॉर्डिंग देख लेना इसकी। अच्छा सर, ठीक है सर। हम्म। एक डाउट और ले रहा हूँ, उसके बाद आप ना ग्रुप पर चेक कर लेना, एक बार ग्रुप पर अपने डाउट पूछ लेना, मैं वहाँ रिप्लाई कर दूंगा। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का एक लिंक है, आप उसमें डिस्कशन ग्रुप के नाम से आप उस पर क्लिक करके वहाँ पर आप डाउट्स पूछ लेना बाकी अपने। एक डाउट और ले रहा हूँ किसी का मैं। पूछना है किसी को? हेलो। हेलो, हाँ जी पूछो। नमस्ते सर। जी जी पूछो। सर मैं पिछली बार सर मैं पहली बार सर मैंने दिया है पीछे सर। सर मैं कोई हम्म। पेपर यदि मैं पढ़ के जाता हूँ सर, पढ़ता हूँ तो उतना टाइम सर याद रहता, पेपर देता हूँ इतना पैनिक हो जाता हूँ कि सब भूल जैसे जाता है। यदि मैं पैनिक नहीं होता हूँ, मतलब बिना टेंशन के जाता हूँ कि चलो होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो वो पेपर मेरा अच्छा चला जाता है। हाँ, ऐसे ही होता है, वो आप सही से सोच पाते हैं ना उस पेपर में, आप पैनिक नहीं करते हैं ना, ज्यादा ओवर थिंक नहीं करते हैं, तो वो ठीक ही रहता है पेपर। इसी तरह सर मेरा मतलब सर मैं जब बीएड कर रहा था, इसी तरह मेरा पहला पेपर ही खराब होता है और मेरा यही जीएस ही खराब हुआ है। और सी सेट यही पे होता मेरा ये है था कि सी सेट खराब हो, इस लेकिन बार। सी सेट मैंने एक दिन ओनली सर मैंने पढ़ा था, सी सेट निकल गया था। हाँ, वही होता है इस बार भी, जैसे मैं बताता हूँ अपना लास्ट ईयर सेलेक्ट हो गया था ना, तो वो एक स्टेबिलिटी आ गई थी लाइफ में कि अब मतलब जी जी सर। कहीं ना कहीं एक जॉब लग गई है। उसके बाद ना इस बार मैंने जी पूरा ही सर। अटेम्प्ट बिल्कुल फियरलेसली दिया था, इवन इंटरव्यू जी जी सर। और क्या कहते हैं प्रीलिम्स में, तीनों फियरलेसली दिए गए थे कि खोने को कुछ नहीं है। जी सर। अभी ऑलरेडी जी सिलेक्ट हो गए हैं, नायब तहसीलदार बन गए हैं, इसके बाद आगे अच्छा ही अच्छा होना है जो भी है, तो टेंशन नहीं रही जी थी। जी जी तो सर। वो हेल्प तो करती है, जब जी। आप को टेंशन नहीं रहेगा ना, आप ठंडे दिमाग से पेपर देंगे तो आपको हेल्प तो करेगी। तो इसके लिए सर कुछ थोड़ी सुझाव यदि दे सकें, क्या कैसे मैं इन चीज़ों से सुझाव थोड़ी यही है निकल कि सकूं? आप मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह दो, उस चीज की आदत डाल लो, उस स्ट्रेस को झेलने की आदत डाल लो, ठीक है। वो टेस्ट ओके सीरीज सर। के ओके थ्रू ही सर। होगा। ठीक है। ठीक है सर, ऐसे मेरा भी आरओबी वो भी बढ़िया अच्छा हो गया था, मेरे 123 नंबर सर हो गए उसमें। हाँ, तो आप जबकि मैंने बढ़िया। उसमें भी पढ़ नहीं पाया था, लेकिन टेंशन नहीं लिया था, हो जाएगा, बस ये सोच के गया था कि हो जाएगा। हम्म। ठीक 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 ठीक, आप करिए उसकी तैयारी भी। हाँ। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके, चलिए बाकी लोग ग्रुप में अपने डाउट्स पूछ लेना, ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है इसके चैनल के, अब वहाँ पर अपने डाउट्स पूछ लेना। एक्चुअली अभी मुझे जाना है कहीं, ठीक है। बाकी कुछ हेल्प चाहिए कि आपको, मैं एक और सेशन जहाँ तक है इस वीकेंड पर भी लूंगा, तो आपको डाउट्स वगैरह जी आप सर। तब पूछ लेना मुझसे। बाकी सब लोगों को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सर आपके सेशन से बहुत ज़्यादा सर मजबूती मिल जाती है सर। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं सेशन लेकर जी आऊँगा। सर।
अभी थोड़ा मैं भी जी ट्रेनिंग सर। पर बिजी हूँ, मेरी ट्रेनिंग चल रही है ना, तो यहाँ पे थोड़ा एक्टिव रहता है शेड्यूल। जी जी सर। ओके ओके चलिए, तो हाँ, थैंक यू एवरीवन। हेलो सर। हाँ जी रंजीत, आपको सर पूछना है पूछिए, आप पिन पॉइंटेड पूछना, थोड़ा मुझे निकलना हाँ है। हाँ सर। जी 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 सर, मैं सर यूपी पुलिस में सर कांस्टेबल हूँ, हाँ और हाँ इस वजह से सर मुझे टाइम सर बहुत कम मिल पाता है सर स्टडी करने का, पढ़ाई सर मेंस के हिसाब से चीजों को लिखने का सर, तैयारी करने का। और सर कल सर जो सर प्री वाला सर आया है आंसर, वो उसकी मार्कशीट आई है, मैं सर मेरे 126 उसमें थे, हाँ हाँ 126 थे सर, बस एक दो क्वेश्चन से मेरा सर प्री रुक रहा है। 2021 में सर 2 नंबर से रुका था प्री, 22 में सर मैं हो नहीं पाया ढंग से, 23 में सर 2 नंबर से प्री रुक रहा है। तो सर दिक्कत सर ये है सर, मेरा सर मेंस भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है सर, ड्यूटी की वजह से सर, ड्यूटी ज्यादा है 12 घंटे की। तो सर मैं सर मेंस के साथ साथ सर प्री को कैसे मैं लेके चलूं सर, प्री मेरा सर 2 बार 3 बार से रुक रहा है, 1-2 नंबर से ऐसे। अभी तो आप मेंस की तैयारी करो, जब तक प्रीलिम्स का शेड्यूल नहीं आ जाता ना, आप मेंस की तैयारी अच्छी रखो। प्रीलिम्स की तैयारी थोड़ी आपकी उससे भी इम्प्रूव होगी, जब आप मेंस की तैयारी अच्छी रखोगे ना, तो प्रीलिम्स का अप्रोच आपका खुद ही ठीक हो जाएगा। बाकी प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ सही से। आपका मतलब प्रीलिम्स आप बिल्कुल बॉर्डर पर हो, आपको केवल आते हुए जो क्वेश्चंस है ना, उनको गलत नहीं करना है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, बस आपका प्रीलिम्स इजीली निकल जाएगा। पिछली बार सर ये हुआ था सर, पिछली हाँ बार सर यही सर 32 क्वेश्चन गलत हो गए थे पिछली बार सर, एक 94 सही थे, 32 गलत थे ना सर, 102 क्वेश्चन सही थे, 103 ऐसा कुछ था, हाँ, 126 सर नंबर थे, कल देखा हमने। तो आपने वही अप्रोच जी गलत किया है, मतलब जो आपको क्वेश्चंस आते थे ना, वो गलत करके आए, उनको गलत नहीं करना, आपका आराम से निकल जाएगा। जी जी हाँ सर वही सर, वही सर सर वो मेंस टेस्ट की सर आंसर सही हो राइटिंग सर जाएगा। थोड़ा सा गाइड करिए, कैसे सर शुरू करें उसको, कैसे स्टार्ट करें। मेंस के आंसर राइटिंग का ये है कि आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करो, पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर से उठा लो, जी उनको उनके आंसर्स लिख हाँ कर सर वो देखो। तो। अगर आपको अभी कंटेंट में कंफर्टेबल नहीं है, तो उसको टॉपिक को पढ़ लो, उसके बाद भी लिख कर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम ज्यादा भी बस लगने दो, कंटेंट पढ़कर भी लिखो, बस बस लिखो। शुरू में सर खराब लिखा जा रहा है सर कोई बस बात नहीं। आपसे जुड़ना चाहते हैं सर, आपका गाइडेंस सर मिलता रहेगा तो हो सकता हाँ है सर मैं सर कुछ अच्छा कर पाऊँ। हाँ 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 हाँ, जी तो आप उसमें हाँ लिखिए केवल, है ना, ठीक है आपको सर। खुद ही रास्ता मिल जाएगा कि मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करनी है। आप स्टार्ट कीजिए बस उसको, है ना। खराब भी लिखा जा रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है, लिखते लिखते भूल जा रहे हैं, तो वो सब चीजें जी सबके जी साथ होती है, मेरे साथ भी होती थी, बाकी सब लोगों के साथ भी हो रही होगी जिन्होंने स्टार्ट किए अभी। कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक उसमें, है ना, तो आंसर ठीक राइटिंग है सर। करो, स्टार्ट करो, ठीक है। जी ओके ओके ठीक है सर, ओके थैंक यू चलिए सर। हाँ, और थैंक यू सर आप एवरीवन। ऐसा ऐसे ही सेशन लेते रहा करिए सर, बहुत हाँ बिल्कुल, सर मैं बहुत मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से। थोड़े फ्रीक्वेंट और लूंगा, 1-2 सेशन में और लूंगा अभी, ठीक जी ओके, थैंक यू सर। है। ओके चलिए हाँ, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।